दोस्तों, मैं फ़ज़ाकिर हुसैन अपने चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूं। आज मैं आपके सामने पेश करूंगा जवाहर नवोदय विद्यालय के क्लास 6 की एंट्रेंस टेस्ट जो 2022 में होने वाला है, उसके लिए मॉडल पेपर यानी संभावित क्वेश्चन आपके सामने पेश कर रहे हैं। जो ये है अनुभाग 2 अंक गणित। ये 41 से प्रश्न शुरू होते हैं, 40 तक आपके मानसिक योग्यता परीक्षण होगा और 41 से अंक गणित परीक्षण। तो 41वां प्रश्न है 0.5, 0.05 और 0.005 का गुणनफल है। तो ये संख्याएं दी गई हैं, इनका हमें गुणनफल निकालना है। तो इनको गुणा करेंगे। तो गुणा करने के लिए सबसे पहले हम अंकों का अंकों से गुणा करके रख लेते हैं। 5 का 5 में गुणा करेंगे तो 5 25 हो जाएगा। 25 का फिर 5 में गुणा करेंगे, 25 पंजे 125 और 125 का गुणा फिर 5 में करेंगे तो ये आ जाएगा 625। अब दशमलव लगाएंगे तो दशमलव देख रहे हैं, इसमें दाईं तरफ से गिनते हैं बाईं की तरफ। तो ये है 1 2 3 के बाद दशमलव यहाँ है, 1 2 के बाद दशमलव यहाँ और 1 के बाद दशमलव यहाँ है। तो 3 और 2 5 और 1 6, यानी 6 अंकों के बाद दशमलव है, तो इसमें भी 6 अंकों के बाद दशमलव लगाएंगे। तो 625 ये 3 अंक हैं, तो 6 अंकों को प्राप्त करने के लिए बाद में यानी बाईं तरफ 3 अंक और ले लेते हैं, वो 0 0 ले लेते हैं, फिर दशमलव लगाते हैं, उसके बाद 0 और ले लेते हैं। तो ये गुणनफल आ जाएगा 0.00625। तो ये है हमारा 0.000625। चौथे विकल्प में चौथा विकल्प भी इसका सही होगा। अगले प्रश्न में देख रहे हैं कि ये है 2 का 100% प्लस 200 का 1% बराबर है। तो इसको हम हल करके देखते हैं। 2 का 100%, तो का की जगह हम लिख लेंगे गुणा का निशान। 100% को हम लिखेंगे 100/100। अब 200 का 1%, तो 200 गुणा 1/100, यानी परसेंट को हम 1/100 लिख लेंगे और का की जगह गुणा का निशान लगा लेंगे। अब इसको हल करेंगे तो ये 0 से हल हो जाएगा, ये 0 से हल हो जाएगा। 2 बचेंगे इधर, प्लस ये 0 इस 0 से और ये 0 इस 0 से, तो यहाँ भी 2 बचेंगे। 2 का गुणा 1 में कर दे तो 2 एकम 2, तो यहाँ भी 2 आ गया है और यहाँ भी 2 आ गया है। दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 4। तो ये हो गया हमारा 2 का 100% 2 और 200 का 1%, ये बराबर हो गया 4 के। तो तीसरे ऑप्शन में है 4, तीसरा विकल्प ही सही है। यदि 3 पैकेटों में 500 रबर बैंड हैं तो 15 पैकेटों में कितने रबर बैंड होंगे। तो ये प्रश्न एकक नियम पर आधारित है। तो एकक नियम को हम समझ लेते हैं कि एकक नियम क्या है। तो क्या करते हैं कि हमको मालूम है 3 पैकेटों में रबर बैंड 500 हैं, यानी हमें 3 की मालूम है, 1 से ज़्यादा का मालूम है। तो पहले हम 1 पैकेट का निकालेंगे। तो 1 पैकेट में कितने रबर बैंड होंगे, तो इसके लिए 3 का मालूम है, यानी ज़्यादा का मालूम हो और 1 का निकालना हो, तो जितने का मालूम है उतने का हम भाग दे देते हैं, यानी 500 में हम 3 का भाग दे देंगे। अब 1 का मालूम हो गया कि ये 500/3 रबर बैंड होंगे 1 पैकेट में। तो अब 1 से ज़्यादा का निकालना हो, यानी 15 पैकेट का हमें निकालना है कि रबर बैंड कितने होंगे। तो 1 का जो मालूम है उसमें हम जितने का निकालना है उतने का हम गुणा कर देते हैं, यानी 1 पैकेट में 500/3 है, तो 15 में 500/3 गुणा 15 रबर बैंड होंगे। तो अब इसको हम हल कर लें। 3 से 500 तो नहीं कटेंगे, लेकिन 15 कट जाएंगे। तो 3 का भाग देंगे 15 में, तो कितनी बार जाएगा, 5 बार। तो ये आ जाएगा 500 गुणा 5। अब 500 गुणा करेंगे 0 में, तो 0 आ गया, 0 में किया फिर 0 आ गया, 5 का 5 गुणा दिया, 5 पंजे 25। तो ये आ जाएगा 2500 रबर बैंड होंगे 15 पैकेटों में। तो 2500 है दूसरे विकल्प में, दूसरा विकल्प इसका सही है। 5 भाइयों की औसत उम्र 10 वर्ष है। यदि उनके पिता की उम्र भी जोड़ दी जाए तो औसत उम्र में 10 वर्ष की वृद्धि होती है। तो पिता की उम्र होगी
औसत उम्र का मतलब ये है कि किसी की 10 है, किसी की 5 है, किसी की 15 है। तो इस तरीके से 5 भाइयों की जो उम्र हैं वो औसत उसका 10 वर्ष है। यानी अगर पहला भाई ए है और दूसरा बी, तीसरा सी, डी और ई, ये 3 भाई हैं, ये 5 भाई हैं, 1 2 3 4 5, इनको उम्रों को जोड़कर, इन सबको जोड़कर 5 का भाग दिया है, तो ये आ गया है औसत, और ये औसत है 10। इसका मतलब है 5 का हम इसमें गुणा कर दें तो इन पांचों भाइयों की टोटल उम्रें सारी की सारी आ जाएंगी 10 पंजे 50। यानी किसी एक ए की कुछ भी है, बी की कुछ भी, सी की, डी की कुछ भी उम्र है, लेकिन इनका पांचों का योग 50 वर्ष है। अब इसमें ये 50 वर्ष है। अब पिता की उम्र और जोड़ दी गई, ये 50 हो गई। अब इसमें पिता की उम्र जोड़ी, मान लिया फादर एफ हैं, ये 5 ये हो गए और छठा ये हो गया, तो 6 का भाग देते हैं, तो ये औसत हो जाता है 10 + 10। यानी इन 5 का 10 था और ये 6 की यानी पिता की उम्र और जोड़ दी तो ये 10 बढ़ गया, यानी 20 हो गया। तो ये 50 + f = 20, और इस 6 का हम गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12, 120। तो ये 50 जो है वो 5 भाइयों की है और पिता की f, ये बराबर आ गई 120। इसको हम इधर ले जाके माइनस कर दें तो ये फादर यानी छठे व्यक्ति की जो आयु है वो आ जाएगी। तो ये फादर की आयु कितनी आ गई है, इसमें 120 में से 50 घटा दिया, 70 वर्ष आयु जो आई है वो फादर यानी पिता की आयु है। तो 70 वर्ष है पहले विकल्प में, तो पहला ही विकल्प इसका सही है। एक रेलगाड़ी कोलकाता से रविवार को 7:15 पर प्रस्थान करती है। वो दिल्ली सोमवार को 16:10 बजे पहुंचती है। रेलगाड़ी दिल्ली पहुंचने में कुल कितना समय लेती है? तो रेलगाड़ी कोलकाता से चली है 7:15 पर प्रस्थान करती है, रविवार को चली है। तो अब ये जो गाड़ी चलेगी 45 मिनट और चले तो ये बज जाएंगे रविवार के 8, रविवार के 8 बजेंगे। उसके बाद ये 16 बजे, यानी रेलगाड़ी जो चल रही है वो ये 24 घंटे लेती है, 24 घंटे का टाइम रात और दिन का चलता है इसमें। तो फिर 12 जब बजेंगे तो कितने घंटे बाद बजेंगे, ये 8 बज गए हैं, तो अब ये बजेंगे 16 घंटे के बाद 12 बज जाएंगे, 16 घंटे के बाद 12 बजेंगे और वो होंगे हमारे 24, रात के 24 बजेंगे। तो ये 8 बजे के बाद 16 घंटे के बाद 24 बजेंगे। अब इस 24 के बाद जो चली है वो चली है 16 घंटे 10 मिनट और चली, 16 घंटे 10 मिनट और चली है ये, तब ये हमारी पहुंची है कोलकाता। कहाँ पहुंची है? दिल्ली। अब इसको कितना टाइम लगा है ये हम इसमें जोड़ देंगे, तो ये 45 और 10 55 हो गए। अब ये 16 16 32, यानी कि 32 घंटे 55 मिनट तक वो ट्रेन चली है, तब दिल्ली पहुंची है। तो इसमें है 32 घंटे 55 मिनट है ये दूसरे विकल्प में, तो दूसरा विकल्प इसका सही है। 46वां प्रश्न है, 60 किमी प्रति घंटा की चाल चलती हुई 500 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, तो समय जो आया है वो 60 सेकंड आया है। 60 सेकंड इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन है 1 मिनट, तो 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड ही होता है, तो पहला विकल्प ही इसका सही है। मौसम को 2500 के माल को खरीदने पर 5% की छूट मिलती है, तो उसे वास्तव में कितने रुपए देने पड़ेंगे? तो 2500 का वो जब माल खरीदता है तो उस पर 5% की छूट मिलती है, तो छूट निकाल लेंगे, छूट कितनी होगी? छूट है 2500 का 5%। अब इसको हम सॉल्व करने के लिए, हल करने के लिए क्या करेंगे, 2500 का की जगह गुणा, परसेंट का हम बटे में 100 लिख देंगे, 5% है तो 5/100 लिख देंगे, 1 0 इन दोनों से कट जाएगा। 25 का 5 में अगर गुणा करें तो 25 पंजे 125 होता है।
तो 125 की उसे छूट मिली है, इसका मतलब ये है उसको जो पैसे देने पड़ेंगे तो 2500 में से 125 रुपये कम देने पड़ेंगे। तो 125 इसमें से घटा देंगे तो ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 7 और ये आ जाएगा 3, यानी 2375 रुपये उसे अदा करने होंगे। यानी 125 की छूट मिल गई, यानी कम में उसे मिलेगा 2375। तो ये है दूसरा विकल्प। तो दूसरा विकल्प ही इसका सही है। एक गाय का विक्रय मूल्य 8000 है। यदि गाय 20% हानि पर बेची गई तो गाय का क्रय मूल्य कितना होगा? 500 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी? तो इसमें क्या पूछा है? समय पूछा है। तो इसका हमें सूत्र याद होना चाहिए। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो उसकी दूरी कितनी है? दूरी है 500। खुद की चलेगी, यानी खुद की लंबाई भी चलेगी पार करने के लिए और प्लेटफॉर्म को भी पार करेगी। तो ये हो जाएगी दूरी 500 प्लस 500 और ये है हमारा मीटर में। अब चाल दिए किमी प्रति घंटा में और इसका जो आंसर है वो मिनट और सेकंड में दिया गया है। तो इसको हम बदल लेंगे मीटर में। 60 किलोमीटर चाल है हमारी, 60 किमी प्रति घंटा। किलोमीटर को मीटर में बदलें तो 1000 का गुणा कर देंगे। तो ये मीटर में बदल गया है। और समय जो है वो घंटे है, तो इसको हम 3600 सेकंड में बदल देते हैं, यानी 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। तो देखते हैं आंसर किस में आता है। तो ये हो जाएगा 500 500 1000, ये ऊपर पहुंच जाएंगे 3600। बटे के बटे में हो, बटे के भी नीचे बटा हो तो ये उल्टा हो जाता है। और ये आ जाएगा 60 गुणा 1000। तो 1000 एकम 1000, तो ये कट गए, 1 0 से 1 0 ये कट गया। 6 6 60, 6 6 36 और 0, तो ये आ गए हमारे 60 सेकंड। तो हमें गाय का क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए जो विक्रय मूल्य दिया है वो 8000 दिया है और उसमें 20% हानि हुई है, यानी क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य कम होगा। कितना कम होगा? जितनी की उसे हानि हुई है। तो विक्रय मूल्य में से हानि घटा देंगे तो विक्रय मूल्य के बराबर आ जाएगा। और विक्रय मूल्य हमारा दिया है 8000। क्रय मूल्य हमें पता नहीं है, इसको x मान लेंगे। हानि जो होगी वो x का की जगह गुणा लिख लेंगे। 20% हानि हुई है, तो इसको हम हल कर दें। 20 पंजे 100 हो जाएगा, 5 बार इसको भाग चला गया है। तो ये हो गया हमारा x माइनस x बटे 5, ये बराबर है 8000। अब इसको घटा देंगे, तो घटाने के लिए हर हमारा बराबर चाहिए, तो हर बराबर करने के लिए 5 का गुणा कर दें ऊपर और नीचे, यानी अंश और हर में। तो 5x में से 1x हट जाएगा, ये 4x आ जाएगा बटे 5 बराबर है 8000। अब x के वैल्यू निकालना है, यानी कि क्रय मूल्य हमने माना है। तो 8000 में 5 का गुणा कर देंगे और बटे में ले लेंगे 4, यानी ये जो गुणा में है वो बटे में आ जाएगा। 4 दूनी 8, यानी ये हो गए 2000। अब 5 का गुणा कर दें, 5 का गुणा किया 0 0 0, 3 0 आ गए, 5 दूनी 10, ये आ जाएगा 10,000। यानी कि 10,000 में उसने खरीदी थी और 8,000 में बेची, तो इसका मतलब 2,000 रुपये उसको हानि हुई है। तो उसका क्रय मूल्य कितना है? 10,000। 10,000 है तीसरे विकल्प में, तीसरा विकल्प भी इसका सही है। विजय एक बैंक से 1200 उधार लेता है। यदि बैंक की ब्याज दर 6% यानी प्रतिशत वार्षिक हो तो 3 वर्षों में उसे कितनी राशि लौटानी होगी? तो विजय को 1200 तो उसने लिए हैं उधार, ये तो वापस करना ही होंगे। 3 वर्षों में जिसका ब्याज लगेगा वो भी उसको वापस करना पड़ेगा। तो पहले हम ब्याज निकाल लेते हैं। तो ब्याज होगा हमारा, साधारण ब्याज लगता है बैंक में, तो साधारण ब्याज जो होगा वो होगा मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। मूलधन हमारा जितना पैसा उसने लिया है वो होगा 1200। दर जो प्रतिशत दी गई है वार्षिक, और समय कितने वर्षों के बाद लेना है? 3 वापस करना है, तो ये हो जाएगा बटे में 100। 1 और 2 0 इससे कैंसिल हो गया, यानी 100 का भाग दे दिया तो 12 बार इसमें भाग गया है। अब 3 का गुणा करेंगे 6 में, ये हो जाएगा 18 और ये बचे 12। अब 12 का गुणा करते हैं 18 में, 12 अट्ठे 96,
के 6, 12 कम 12 और 9 21, यानी 216 रुपये उसके ब्याज के हो गए हैं। तो वापस जो की जाएगी राशि तो वो कौन सी होगी? वो होगी 1200। तो उसने कर्ज लिया था और 216 उसके ब्याज के हो गए। अब इसको हम जोड़ देंगे तो ये आएगा 6, 1, 4 और 1, यानी 1416 उसको वापस करना होंगे 3 साल के बाद। 1416 ये है चौथे विकल्प में, तो चौथा विकल्प ही इसका सही है। संख्या क्रम 2, 6, 12 और ये खाली जगह है 30 और ये 42 में रिक्त स्थान में आने वाली संख्या होगी। तो रिक्त स्थान यानी यहाँ पर चौथे अंक कितना होगा? ये 2 है और ये 6 है, ये 12 है, तो ये चौथे स्थान पर कितना अंक आ गया? यानी संख्या आ गई 30 है और ये 42 है। तो देखें यहाँ पर 2 में 4 जोड़ा है तो 6 आया है और फिर 6 में 6 जोड़ा है तो आया है 12। उसके बाद 12 में कितने जुड़े, इसके बाद संख्या आएगी। अब इसके बाद है 30, तो यहाँ जो संख्या है उसमें कितना जुड़ा? तो 30 आई और इसके बाद है हमारा कितने? 42। तो 30 में कितने जुड़े? 30 में जुड़े हैं हमारे 12, तो 42 हुई है, यानी 4, 6। तो यहाँ कितनी संख्या जुड़ेगी? तो ये जुड़ेगी हमारी 8। अगर हम 8 में 12 जोड़ दें तो ये आ जाएगा 20 और 20 में फिर 10 जोड़ें तो आ जाएगा 30, यानी ये जुड़ रही है 4, 6, 8, 10, 12, यानी सम संख्या जुड़ रही है, तब ये संख्या हमारी आ रही है। तो ये जो खाली स्थान पे है वो है 20, तो 20 इसमें जुड़ेगा तब इसमें 30 आएगा और 12 जुड़ेगा तो 42 आ जाएगा। तो रिक्त स्थान पर आने वाली संख्या 20 होगी, तो तीसरा विकल्प इसका सही है। अगला प्रश्न है संख्या 5346 में 3 का स्थानीय मान होगा। तो 3 जो है वो तीसरे स्थान पर है। तो तीसरा जो होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा होता है, तो सैकड़ा जो होगा वो 3 गुणा 100 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 300। तो 3 का स्थानीय मान 3 गुणा 100 होगा, तो ये हमारा तीसरा विकल्प सही है। 4, 5 तथा 6 से बनी 3 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर। तो 4, 5, 6 से जो सबसे बड़ी संख्या बनेगी उसको हम लिखेंगे बाईं तरफ से घटते हुए क्रम में, यानी सबसे पहले 6, उसके बाद 5 और उसके बाद 4। तो ये होगी सबसे बड़ी संख्या। अब सबसे छोटी संख्या, तो इसका हम क्रम बदल देंगे, 4 से शुरू करेंगे इधर बाईं तरफ से, 4, 5, 6, ये हो गई सबसे छोटी संख्या। अब इसका अंतर निकालना है, तो इसका मतलब इसे घटाना है, तो इसको घटा देंगे। 4 में से 6 घटेंगे नहीं, इधर से ढाई लेंगे, तो यहाँ 14 हो जाएंगे, ढाई 10 की होती है, 10, 4, 14 हो गए, 14 में से 6 घटाएंगे 8 बच जाएंगे। यहाँ 5 और ये 5, यहाँ एक इधर ढाई चली गई, तो यहाँ 4 बचे, 4 में से 5 घटाएंगे तो इधर से एक ढाई लेंगे, तो यहाँ भी 14 हो जाएंगे। 14 में से 5 घटाएंगे तो ये आ जाएंगे 9। यहाँ 5 बचे हैं, 5 में 4 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 1, यानी 198। जो अंतर होगा वो 198 होगा, तो ये दूसरे विकल्प में है, तो दूसरा विकल्प ही इसका सही है। 40 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो किसी भी दूसरे पहाड़े में नहीं आती हैं। तो ये हमारी 40 के बीच सारी संख्याएं लिख दें तो ये हो जाएगी 41, 42, 43, 44, 45 और 46, 47 और 48 और ये 49। ये हो गई 40 और 50 के बीच सारी संख्याएं। अब 41 किसी भी पहाड़े के अंदर नहीं आती है, तो ये भी हमारी क्या है? अभाज्य संख्या। 42, 6 सत्ते 42 होते हैं, तो ये अभाज्य संख्या नहीं। 43 भी अभाज्य है। 44, 22 दूनी 44 होते हैं। 9 पंजे 45 होते हैं। 23 दूनी 46 होते हैं। 47, 24 दूनी 48 और 7 7 49। तो ये सारी जो है क्या है? भाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है? 41, 43 और 47। 1, 2, 3 ही हमारी अभाज्य संख्याएं हैं 40 और 50 के बीच में।
तो 3 है तीसरे विकल्प में, तो तीसरा विकल्प इसका सही है। तो 40 तथा 66 में किस संख्या से भाग देने पर क्रमशः 5 और 3 शेष बचेंगे? तो वो संख्या है, तो ये 4 से भाग दें तो पूरा पूरा चला जाए, 4 धान 40 होता है, तो ये तो विकल्प सही नहीं होगा, यानी गलत है। 5 का भाग दें तो 5 8 40, ये भी पूरा पूरा कट गया, 5 नहीं बचे हैं। 6 का अगर भाग देते हैं 40 में, 6 36 होता है, और 36 में फिर 4 बचेंगे तो 5 नहीं बचे, तो ये भी गलत है। ये तीनों ही ऑप्शन हमारे गलत हो रहे हैं। अब चौथा ही बचता है, तो यही हमारा ऑप्शन सही होगा। अगर हम देखें तो 7 का भाग दें, 7 पंचे 35 होता है, 5 बचेंगे, और 7 का भाग इसमें तो 7 में 63 होता है, तो 63 में से 66 में से 63 है तो 3 बचेगा, तो यही हमारा ऑप्शन सही है। तो चौथा विकल्प इसको सही हम टिक लगा देंगे और इसका गोला काला कर देंगे। 400 और 500 के बीच की वह कौन सी संख्या है जिसमें 13 और 17 से पूरा पूरा भाग लग जाता है? तो ऐसी संख्या 13 और 17 से पूरा पूरा भाग चला जाए उसको हम लासा कहेंगे, 13 और 17 का। तो 13 और 17 का लासा हम निकालें तो कितना आता है? 13 17 का लासा निकालेंगे तो ये दोनों ही अभाज्य संख्या हैं, 13 से और 17 से ही कटेंगी। तो 13 और 17 का आपस में गुणा कर दें तो ये आ जाएगा 13 और 17 का लासा, 13 गुणा 17, 17 × 51 का 1 हासिल, 5 17 5 21, तो ये 221 है इस दोनों 13 और 17 का लासा। अब ये 221 ही हमारी संख्या होनी चाहिए, लेकिन इसमें क्या कह रहा है? 400 और 500 के बीच में होनी चाहिए, तो ये 400 से कम है, तो ये 400 से कम है। इसको ही अगर हम गुणा करते चले जाएं तब हमारी जो संख्या आएगी वो 13 और 17 से पूरी पूरी विभाजित संख्या ही आएगी। तो पहले हम 2 का गुणा करते हैं, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 यानी 442। अगर 3 का गुणा कर देते हैं तो 3 कम में 3 6 3 6 यानी 600 से ऊपर निकल जाएगी। तो 600 से ऊपर नहीं होना चाहिए, यानी 500 के अंडर में होना चाहिए। तो वही संख्या है हमारी सिर्फ और सिर्फ 442। तो 442 हमारी 400 और 500 के बीच में है, जो 13 और 17 से पूरी पूरी विभाजित हो रही है। तो तीसरा विकल्प ही इसका सही है। ये हैं अंक दिए गए हैं 9 8 7 2 और ये स्टार। यहाँ स्टार के स्थान पर कौन सी संख्या रखी जाए कि वह 25 से पूर्णतः विभाजित हो जाए? तो 25 से पूर्णतः विभाजित होने का जो नियम है उसको अगर हम याद रखें तो हम इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या होना चाहिए कि ये 25 से पूरी पूरी विभाजित हो, इसके लिए यहाँ पर या तो दोनों स्थानों पर 0 0 हो, तो ये पूरी क्या होगी 25 से विभाजित हो जाएगी, या फिर इसके लास्ट 2 अंक क्या हों 25 से विभाजित हों, तब ये पूरी संख्या हमारी विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ 25 से विभाजित होने के लिए 2 तो हमारा मौजूद है, यहाँ 5 और आ जाना चाहिए, यानी अगर यहाँ 5 रख दें तो ये संख्या यानी 98,725, ये संख्या 25 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। तो ये हमारा जो स्टार के स्थान पर आया वो 5 आया है, तो 5 ही अंक रखा जाएगा यहाँ पर। तो 5 है हमारे पहले विकल्प में, तो पहला विकल्प ही इसका सही है। ऐसी न्यूनतम संख्या ज्ञात करो जिससे 1692 में गुणा किया जाए तो प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। तो इसके लिए ये हमारी 1692 संख्या है, इसके गुणनखंड करना पड़ेंगे। गुणनखंड करने के लिए 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये 2 है लास्ट में, तो 2 8 16, 2 चौक 8 और 1 बचेगा 2 छक्का 12। आखिर में 6 गया तो 2 से ये फिर विभाजित हो जाएगी, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 3 6, लास्ट में हमारे 3 आ गया। अब ये 2 से विभाजित नहीं होगी, तो ये कितने से विभाजित होगी? 3 2 5 4 9, 3 से विभाजित हो जाएगी, यानी ये इसका अंकों का योग 9 आ रहा है, 9 3 से विभाजित है, तो ये संख्या भी 3 से विभाजित होगी। तो 3 1 कम 3, 1 यहाँ से 1 बच जाएगा, 2 12 हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 12, 3 चौक 12 और 3 1 कम 3। अब ये 1 4 5 और 1 6 6 हो रहे हैं, 3 से विभाजित है, तो ये 3 से फिर विभाजित हो जाएगी, 3 चौक 12, 3 7 21, ये आ गई 47। और ये 47 जो संख्या है वो है अभाज्य। तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या है 47 से ही विभाजित होगी, 47 1 कम 47, यहाँ 1 आ गया है। अब इसके जोड़े बनाएं, ये जोड़ा बन गया 2 का, ये जोड़ा बना 3 का, तो इसमें गुणा करने के लिए 47 का ही
और गुणा करें तब ये जोड़ा बनेगा, तो ये पूर्ण वर्ग हो जाएगी। यानी 47 का इसमें गुणा कर दें तो ये जो गुणनखंड आएंगे तो ये इतने आ जाएंगे, और ये तब जोड़े बन रहे हैं दो दो के, पूरे पूरे कोई संख्या नहीं बच रही, तब ये पूर्ण वर्ग होगी। तो 47 ही ऐसी संख्या है जिसमें गुणा किया जाए तब ये पूर्ण वर्ग हो जाएगी। तो ये 47 दिया है हमारे तीसरे विकल्प में, तीसरा विकल्प इसका सही है। 7/17 प्लस स्टार बराबर है 15/17 में। स्टार के स्थान पर क्या लिखा जाना चाहिए कि ये कथन सत्य हो जाए? इस कथन को सत्य के करने की स्टार के स्थान पर क्या आएगा? ये देखें हम 7/17 ये है और यहाँ है स्टार, ये बराबर में आया है 15/17, यानी ये हर 17, ये भी हर 17 है, तो हर भी इस संख्या का क्या होना चाहिए? 17 ही होना चाहिए। अब हर 17 इसका, हर 17 का, तो इसका हर आ गया है। हर बराबर है तो फिर यहाँ पर संख्याएं जोड़ी गई होंगी तब 15 आया है। तो साथ में कितना जोड़ा है? 15 आ जाए, तो ये है 8 जोड़ेंगे इसमें, 7 8 15 और हर 17 आ जाएगा, तो ये संख्या स्टार के स्थान पर आना चाहिए। तो ये है हमारा 8/17 दूसरे विकल्प में, दूसरा विकल्प इसका सही है। यह है 59वां प्रश्न। 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 का अवरोही क्रम होगा। अवरोही क्रम के लिए इसकी संख्याओं की तुलना करेंगे। अवरोही क्रम होता है वो घटता हुआ क्रम होता है। सबसे बड़ी संख्या पहले लिखेंगे, उसके बाद उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी, छोटी से लिख चले जाएंगे, तो ये अवरोही क्रम हमारा होगा। अब इसमें पता करें कि सबसे बड़ी कौन सी है, उसके बाद उससे छोटी, उसको छोटी कौन सी है। तो इनमें देख रहे हैं, पहले तो हमें हर अगर बराबर होते तो हम ऊपर देख लेते छोटे बड़े का क्या मतलब है, कौन सा छोटा कौन सा बड़ा है, लेकिन हर इसके बराबर नहीं है, अंश बराबर नहीं है। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, इनका अंश का और हर का जो अंतर है, 3 में से 2 घटाएं 1 आ जाएगा, यानी ऊपर अंश जो है वो हर से 1 छोटा है, यानी इनका अंतर जो है वो 1 आ रहा है। अंश और हर का अंतर 1 आ रहा है, यानी कांस्टेंट है। तो जब अंश और हर का अंतर 1 हो तो जो सबसे बड़ी अंश होगी वही सबसे बड़ी भिन्न होगी। तो ये 5/6 सबसे बड़ी होगी। इससे छोटी 4 है तो 4/5 होगी। इससे छोटी 3, 3/4 और फिर लास्ट है 2/3। तो ये हमारा हो गया अवरोही क्रम, यानी ये सबसे बड़ी, इससे छोटी ये, और इससे छोटी ये, और इससे छोटी ये। तो ये अवरोही क्रम है। तो अवरोही क्रम देख रहे हैं, इसमें कौन से विकल्प में है? 5/6, 4/5, 3/4, 2/3 पहले ही ऑप्शन में है, तो पहला विकल्प ही इसका सही है। यह है 60वां प्रश्न और इस प्रश्न पत्र का लास्ट यानी आखिरी प्रश्न है। 60 प्रश्न तक आते हैं, यानी 40 तक मानसिक उत्तर परीक्षण और 41 से 60 तक यानी 20 प्रश्न आते हैं वो अंकगणित परीक्षण के आते हैं। तो ये 2/1000 है, 3/100 है, 4/10 का योगफल कितना होगा? योगफल निकालना है हमें। तो योगफल में देख रहे हैं हमारी संख्या जो दी गई है वो कितनी है? दशमलव में है, और इसको अगर हम जोड़ें तो भिन्न जोड़ने के लिए हमको हर बराबर करने पड़ते हैं, और हर बराबर करने के लिए हमें गुणा करेंगे। गुणा इसमें अगर हम 10 का गुणा कर दें तो ये 1000 हो जाएंगे, और 10 का अंदर अंश हर में कर रहे हैं तो अंश में भी 10 का गुणा करना पड़ेगा। यहाँ 10 है तो इसे 1000 करने के लिए 100 का गुणा करेंगे, तो 100 का ऊपर भी गुणा करना होगा। तो 100 का अंश और हर में गुणा कर दिया, 10 का अंश और गुणा कर दिया, तो ये हो गए 2/1000। तो ऐसे ही रहे। ये हो गए 30/1000 और ये हो गए 400/1000। अब इसका हर बराबर हो गया है, यानी हर 1000 आ गया है। अब इसके ऊपर की संख्याएं जोड़ देंगे तो ये 430 और 2 432 हो गए हैं। अब जो आंसर है वो हमारा दशमलव में है, दशमलव लगाएंगे तो ये 3 0 वाला 1000 है, तो दशमलव जो हटेगा वो दाएं से बाएं की तरफ 3 अंक हटेगा, तो 1 2 3 अंक इधर हट गया है, तो दशमलव आ जाएगा हमारा 0.432 और यहाँ 0 लगा दें, ये खाली स्थान अच्छा नहीं लगता इसलिए, तो ये आ जाएगा 0.432। यही उत्तर होगा 0.432। चौथे विकल्प में है तो चौथा विकल्प भी इसका सही है।
तो इसी तरीके से आने वाले संभावित प्रश्नों के हम वीडियो लेकर हाजिर होते रहेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 की एंट्रेंस की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए। तो हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए सबसे पहले, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सारी जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी गुलसितां हमारा।